नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारे पास है स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर एलएस कपलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता ही आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स तो एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट नहीं करते एटम के। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरे पास सपोज क्या है, सोडियम है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तो कैसे करूँगा मैं? ध्यान से देखो। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। दूसरे में भी कितने आएंगे? ऑर्बिटल में 2। पी में कितने आएंगे? 6। और एस इसमें कितना आएगा? 1। हो गए ना पूरे 11। देखो, 2 और 2 4, 6 10 और 1 11। अब देखो, एस में 2 ही आ सकते थे, यहाँ भी 2 आ सकते थे, यहाँ 6 आ सकते हैं और इसमें आ तो 2 सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो, ये जो कंप्लीटली फिल्ड है ना, यही मेरे पास कोर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते एंगुलर मोमेंटम के लिए। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए? सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्हीं की वजह से ही हम स्पेक्ट्रल टर्म्स भी कंप्यूट करेंगे। समझ में आया? क्योंकि स्पेक्ट्रल टर्म्स जो होगी वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास आएगी और वही एंगुलर मोमेंटम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करते हैं पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पैरिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की? सम ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हमारा एल का वैल्यू होता है ना, उसका हम सारे का सम करेंगे। अब देखो, एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो, ये मेरे पास किसी एलिमेंट का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, लास्ट वाले यानी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ देखो, 2 का मतलब, देखो यहाँ पे क्या है, 2 का मतलब यहाँ पे है शेल नंबर 2, यानी एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 ये आ गया हमारे पास, एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम बात करें पैरिटी की। तो देखो, ये जो एस है ना, एस का मतलब कितना होता है? एल का वैल्यू 0 और पी का एल का वैल्यू कितना होगा हमारे पास? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 1। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 1 क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो हम ये हमारे पास जो पैरिटी आएगी ना, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही तो लिखते हैं हम, तो ये हो गया ओड पैरिटी। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो, ऑर्बिटल तो सेम है, लेकिन शेल क्या है इस केस में? अलग अलग है। तो देखो, यहाँ पर भी पी का एल का वैल्यू कितना होगा? 1। यहाँ पे भी एल का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 2। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा? इवन पैरिटी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आ गया? देखो, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे यहाँ पे, ऑर्बिटल दोनों का क्या है? सेम, लेकिन वो ऑर्बिटल अलग अलग शेल को बिलोंग करता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। एटम्स विद 1 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले एलएस स्पेक्ट्रल टर्म्स जो निकालेंगे ना, उनकी निकालेंगे जिसमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? हाइड्रोजन लाइक एटम में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, तो किन एटम्स में होगा? जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे। समझ में आया? अब जैसे हाइड्रोजन तो हो ही है हमारे पास। अब देखो, हीलियम मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन यदि मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो लास्ट सेल में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, उसके मैं 2 निकाल दूं, कितना बचा अब इसके पास? 1 बचा। तो इन सब के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, तो यही है मेरे पास हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इनका जो ग्राउंड स्टेट होता है वो कितना होगा मेरे पास? 1s होगा। समझ में आया? आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने 11th क्लासेस से पढ़ा होगा। अब देखो, स्पेक्ट्रल टर्म्स हम निकालना सीखते हैं, ध्यान से सुनना। पहले केस में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जब एक होगा सिर्फ और सिर्फ। तो देखो यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है हमारे पास? 1/2। एस ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना हो गया? L = 0। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये मेरे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है कितना है? 1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही तो सबका हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये एक ही था, तो सिंपली कैपिटल एस से हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं, तो 1/2 आ गया। स्मॉल एस हम क्या लिखेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर, और कैपिटल एस से स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, स्मॉल एल क्या होगा? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। कैपिटल एल क्या होगा? ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन था तो मेरे पास सिंपली आ गया। मल्टीप्लिसिटी देखो हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी की क्या वैल्यू क्या था 2s+1। अब देखो ये s कितना है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे जब हम 1/2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना आएगा 2, समझ में आया। अब देखो मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली में है क्या है, मल्टीप्लिसिटी यही है कि कितनी फॉर्म हम एक्चुअली ले सकते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ s। अब देखो 1/2 है तो क्लॉकवाइज कितना होगा 1/2, एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा -1/2, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये दो फॉर्म हमारे दो मल्टीप्लिसिटी इसी चीज़ को शो कर रहा है हमारे लिए। अब बात करते हैं देखो टोटल क्वांटम नंबर की, तो टोटल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। अब देखो हम इनको ना वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास हमने लैंडी इंटरवल रूल पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा L-s, ब्रैकेट मैंने लगाया, देखो माइनस नहीं लेंगे, माइनस भी आ सकता है, तो माइनस तो एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखो 0 - 1/2 करेंगे 1/2 आएगा, ये आएगी मिनिमम वैल्यू। ध्यान से देखना, मैं फिर से बता, L-s जो होगा ये देगा मिनिमम वैल्यू, और L+s हमें क्या देगा, ये हमें देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखने का आसान सा तरीका है, मिनिमम वैल्यू निकालो, उसमें एक एक जोड़ते जाओ और तब तक आपको मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए, समझ में आया। तो यहाँ पे तो यही था, तो 0 - 1/2 करेंगे 1/2 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू भी मतलब वही आ गई 0 + 1/2 तो एक ही आएगा। तो जो स्पेक्ट्रल फॉर्म को लिखते हैं हम वो ये फॉर्म हमारे पास होती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये इस तरीके से हम लिखते हैं। अब सब स्क्रिप्ट में ध्यान से देखो क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो सब स्क्रिप्ट में क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। ये L हमारे पास है, तो L हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना है टोटल, ऐसी तो है ये हमारे पास यहाँ पे L = 0 है ना, तो क्या होता है S स्टेट, तो ये S आ गया। और ये हमारे पास मल्टीप्लिसिटी कितना आया है, 2 आया है, तो हमने इसको यहाँ पे कितना लिख दिया 2 लिख दिया, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो x का वैल्यू भी हम यहाँ पे देख सकते थे। आगे चलते हैं, अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या है 4D, मतलब हम एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं ना अभी, तो वो किसी एलिमेंट में मान लो लास्ट सेल क्या है 4D1 है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो मान लो लास्ट सेल में कितना आ जाए 4D1 आ जाए, तो यही रेस्पॉन्सिबल होगा स्पेक्ट्रल ड्रम्स के लिए, तो निकालते हैं। तो देखो S1/2 होगा, L का वैल्यू कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो स्पिन एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर कितना आएगा 1/2। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना आएगा, D के लिए कितना होता है 2 होता है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, तो कैपिटल S कितना आएगा, देखो 1/2 ही आ गया, कैपिटल L भी हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। 2 को क्या लिखेंगे डी स्टेट है ना, तो हम कैपिटल से लिखेंगे। ध्यान रखना हम टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी एक के लिए कर रहे हैं ना। अब जब 2 के लिए आएगा तो 2 के लिए भी तो हम यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे। अब देखो J का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारे पास S का वैल्यू हमने निकाला अभी कितना है 1/2, ठीक है, और L कितना है हमारे पास ये 2 है। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, दोनों को घटा दो, तो दोनों को घटाने से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3/2। अब देखो यही तो था हमारे पास L-s पॉजिटिव लेंगे हम, ध्यान रखना, और मैक्सिमम ये फिर इसमें एक एक जोड़ते जाओ और कब तक जाना है, और तब तक हमें मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इतनी इसकी, ये जोड़ेंगे तो 2 + 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 5/2 आएगा, इसमें एक जोड़ोगे यही तो आएगा। तो कहने का मतलब सिंपली ये दो ही वैल्यू आएंगी मेरे पास 3/2 और 5/2, ये मिनिमम आ गई, ये मैक्सिमम आ गई। तो उसका जो एटॉमिक टर्म्स है, जो हम स्पेक्ट्रल टर्म्स जिनको भी हम बोलते हैं, देखो 2 आएगी। J का वैल्यू एक बार कितना है 3/2 रखा, समझ में आया। 2s+1 तो 2 ही आएगा, ठीक है, और L तो D स्टेट है ये, तो J की 2 वैल्यू आई है ना 5/2 एक 3/2, तो ये मेरे पास क्या होगी स्पेक्ट्रल टर्म्स, समझ में आ गई बात। अब एटम्स विद 2 और मोर, अब देखो अभी तक एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा था हमने जब लास्ट सेल में, अब हम एक इलेक्ट्रॉन हो या एक से अधिक हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, नॉन इक्विवेलेंट कहने का मतलब देखो जैसे मैंने सपोज लिखा 3D1 और 4s1 ऐसे लिखा सपोज। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट है। अब मान लो 4s2 आए, समझ में आया, सॉरी ये इसको ना P2 करो, ठीक है। अब देखो 4p2 आ जाए,
अब ये इस दोनों देखो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग शेल में हैं। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है पी ऑर्बिटल जो देख रहे हो ना आप सेम उसमें, तो इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ अभी इन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली हम अगली क्लासेस में इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उनका हम स्पेक्ट्रल टर्म्स कैसे निकालेंगे। अब देखो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 4p 4d, सेल तो अलग सेम है लेकिन ऑर्बिटल्स क्या हैं अलग अलग। देखो p, देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 ही होता है, ठीक है ना, फर्मियोन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, सिंपल सी बात है, इक्वल टू। अब ध्यान से देखो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हम कैसे निकालेंगे। देखो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को घटा दो, 0 आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, दोनों को जोड़ दो, 1 आ गया। समझ में आया। अब देखो 0 में 1 जोड़ोगे तो वो मतलब ये 2 ही वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा और वैल्यू हो ही नहीं सकती, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिसिटी देखो 2s+1 कितना आएगी। अब देखो जब 0 लिखेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लिसिटी एक बार तो आ जाएगी 1, जब हम 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 3। तो 2 मल्टीप्लिसिटी आई है, 1 आई है और 3 आई है। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो ये मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली में है क्या, देखो मैं तो तुम सोचोगे 3 का मतलब, देखो 0 जब रखा तो 1 आया, देखो ये तो 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अब ये जो 1 है ना, ये मेरे पास क्या हो सकता है, -1 0 1, ये एस का वैल्यू ना 1 है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एम एस की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मल्टीप्लिसिटी वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है तो मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर तो हो गया, बात करते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की। तो L1 इसके लिए P है, P के लिए कितना होता है L1, D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2। अब ध्यान से देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा दो, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। समझ में। मैक्सिमम देखो 1 आ गई मिनिमम वैल्यू, अब दोनों को जोड़ दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो लेकिन इनके बीच में भी तो आएगी, कैसे, इसमें 1 जोड़ो तो कितना आ गया 2, है ना, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, पहुंच गए ना मैक्सिमम वैल्यूज तक। ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो L = 1 का क्या होगा P, 2 के लिए कैपिटल D, 3 के लिए F स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पैरिटी, देखो यदि तुमसे पैरिटी की बात पूछे तो क्या पैरिटी क्या बताता है, L का वैल्यू जोड़ दो, देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, दोनों को जोड़ दो 3, तो ये क्या आ गया मेरे पास ओड पैरिटी का है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने देखो टर्म्स को कैसे लिखा था, जो हमने टर्म्स को डिनोटेशन करने का रूल मैंने बताया था वो ये था ऐसे। तो काफ़ी बुक्स में आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 लिखा मिलेगा। तो 0 का मतलब है जो ये एटॉमिक टर्म या स्पेक्ट्रल टर्म हमने निकाल लिए है ना, ये ओड पैरिटी के लिए निकाल लिए। यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो इवन पैरिटी के लिए है। काफ़ी बार तो कुछ भी नहीं देता, समझ में आया, नहीं लिखता, वो अंडरस्टूड होता है। समझ में आ गई बात। अब देखो एक एक चीज़ करके हम करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी देखो हमारे पास क्या थी, एस का वैल्यू जब हमने एक बार लिया 0, है ना, देखो मेरे पास एस का वैल्यू, मैं यहाँ फिर यहाँ पे चीज़ को लिया, एस का वैल्यू कितना है 0 है 1 है, और एल मेरे पास कितना आया है 1 2 3, ये चीज़ मेरे पास देखो आ गई है, ठीक है। ये तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ इसमें, इसलिए इस वजह से समय लग रहा है और कुछ नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, एस का वैल्यू 0 लेंगे, फिर एल का तीनों वैल्यू को लिया जाएगा, फिर एस का एक वैल्यू लेंगे, फिर एल का तीनों वैल्यू लिया जाएगा, और इस तरीके से सारी स्पेक्ट्रल टर्म्स निकाल लेंगे। देखो सिंगलेट टर्म्स हम कब निकालेंगे, देखो एस = 0 के लिए कितना आया था मल्टीप्लिसिटी 1 था ना, इसको सिंगलेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे। तो सिंगलेट टर्म्स हमें निकालनी है। तो देखो एस का वैल्यू 0, एल का वैल्यू क्या लिया 1, फिर एल का वैल्यू देखो यहाँ क्या लिया 2, फिर एल का वैल्यू यहाँ क्या लिया 3। तो एस का 0 लेके एल का 1 2 3 ले लिया हमने। तो देखो जे का वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम भी वही मैक्सिमम भी वही, जोड़ के घटा के जे का वैल्यू 1 आया। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं 1, एल का वैल्यू 1 है तो कैपिटल P आ जाएगा, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई ऊपर 1 आ गई। इस केस में देखो जे का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, एल का वैल्यू 2 है तो डी स्टेट आएगा, तो देखो इस वजह से डी लिखा हुआ है। मल्टीप्लिसिटी देखो इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी हम निकाल देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब तो ये हमारे पास देखो तीनों आ गया, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ओड पैरिटी था और कुछ नहीं, ये 0 दिख रहा है ना नोड की फॉर्म में, ये 0 पैरिटी है। ट्रिपलेट स्टेट की यदि हम बात करें, अब देखो एस का वैल्यू 1 लिया है,
है ना, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब L का वैल्यू देखो 1 2 3, अब सारे कवर हो गए। अब देखो J का वैल्यू निकालना है, तो देखो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, घटाने पे आएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू कितने आएगी, 1 और 1 2, 2 आ गई, लेकिन इनके बीच में क्या आएगा, इसमें जोड़ देंगे ना 0 1 2। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2 और 1 3, 3 आ गई। अब बीच का वैल्यू 2 भी तो होगा, समझ में आया। अब देखो मान लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 3 आए, मैक्सिमम वैल्यू देखो आए 6, तो इनके बीच का वैल्यू कितना आएगा 4 5। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एस का वैल्यू 1 है तो ट्रिपलेट स्टेट है, देखो 3 3 3। एल का वैल्यू 1 1 क्या आता है, पी स्टेट, देखो पी पी पी, 0 जो है और पैरिटी को दिखाता है। अब जरूरी नहीं, काफ़ी बुक्स तो उसको इस्तेमाल भी नहीं करते। अब देखो जे का वैल्यू 3 है ना, 0 1 2 इस केस में, तो 0 1 2। तो सिमिलर केस ये है, सिमिलर केस हमारे पास ये है, ठीक है ना, आपको उनको स्टडी करना है। अब ध्यान से देखने वाली बात देखो क्या है, देखो सिंगल डीजेनरेट लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 4p 4d। अब देखो सिंगल क्यों कहा मैंने, सिंगल डीजेनरेट लेवल। अब ध्यान से देखना, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो बोर मॉडल के हिसाब से n का वैल्यू देखो उसके हिसाब से -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो n का वैल्यू दोनों के, n का वैल्यू 4 है ना यहाँ पे, ऑर्बिटल्स लेकिन अलग अलग है, तो इन दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा बोर के हिसाब से। लेकिन जब हमने पढ़ा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, क्या पढ़ा था हमने, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, है ना, हम यही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्पिन और ऑर्बिटल एस और एल या एसएल कपलिंग भी बोलते हैं, इनकी वजह से डीजेनरेसी क्या होती है, बढ़ जाती है, लिफ्ट हो जाती है। अब देखो सिंगल था, अब कितने लेवल्स में बदल गया, 12 लेवल्स में। देखो 3 3 6 3 9 और 3 हमने ऊपर पढ़े थे, ये 12। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ये स्टेट थी, ये अनपर्टर्ब्ड लेवल था, ठीक है। तो ये कितने लेवल्स में बढ़ गया, 12 लेवल्स में बढ़ गया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में देखो पहले हम क्या पढ़ा, स्पिन स्पिन कोरिलेशन, फिर ये मेरे पास यहाँ पे क्या आया, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, और फिर उसके बाद स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। समझ में आई बात कैसे। अब देखो इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे बताया। देखो एलएस कपलिंग में हम किस तरीके से डीजेनरेसी लिफ्ट होती है। देखो बोर के हिसाब से जैसे मैंने फॉर्मूले से बताया, ये n इज इक्वल टू 4 है, तो सेम एनर्जी होनी चाहिए। बाद में जब चीज़ें पता चली तो ऐसा नहीं था, ठीक है ना, और भी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती, इन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन की वजह से ही तो आ रही थी एक्सपेरिमेंटली। तो देखो स्पिन स्पिन कोरिलेशन की वजह से दोनों स्टेट, इसमें क्या हुआ, एनर्जी स्टेट्स में डिफरेंस है, समझ में। एस इज इक्वल टू 0 में बदला और एस इज इक्वल टू 1 में हमारे पास ये केस बदला, एस इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू 0 के लिए एल का कितना वैल्यू था, डिफरेंट 3 वैल्यू था, 1 2 3, ये चीज़ थे ना, PDF। सेम केस यहाँ पे भी था, तो ये 3 उसमें बदल गया ऑर्बिटल जो हमारे पास क्वांटम नंबर था उसकी वजह से। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसमें फर्दर कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो सिंपली ये है। इसमें भी फर्दर स्प्लिटिंग हमारे पास, जे का वैल्यू यहाँ पे सेम आया था ना 1 1 1, देखो यहाँ पे जे का वैल्यू, इसके लिए जे का वैल्यू 3 आया था, 0 1 2 आया था ना। इस चीज़ को हम ऊपर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए जे का 0 1 2, तो 3 वैल्यूज़ आ गई ना हमारे पास, तो ये है। तो वो फर्दर 3 लेवल्स में स्प्लिट हो गया, ये फर्दर 3 लेवल में स्प्लिट हो गया, ये फर्दर 3 लेवल में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब देखो ईच ऑफ द जे लेवल इज स्टिल 2j प्लस फोल्ड डीजेनरेट, प्रत्येक जे लेवल, है ना। अब देखो ये एक पर्टिकुलर जे लेवल ही तो था यहाँ पे, ये कितने उसमें बदल गया, 3 उसमें बदल गया, ठीक है। तो ईच ऑफ द जे लेवल इज स्टिल 2j प्लस 4, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मेरा कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे जे का वैल्यू क्या है, ये 2 है ना, ये फर्दर आगे स्प्लिट हो सकता है, कितने लेवल्स में, 2j प्लस 1 लेवल्स में, ये फर्दर स्प्लिट होगा। ईच ऑफ द जे लेवल इज स्टिल, अभी भी ये फर्दर डीजनरेट हो सकता, फोल्ड 2j प्लस फोल्ड डीजनरेट है, और दिस डीजनरेसी कैन बी रिमूव्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान रखना, हम अभी भी जो ये पढ़ रहे हैं ना, हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल नहीं किया है,
क्या क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तब हमने डिजेनरेसी देखा। अब ये फर्दर डिजेनरेट है। फर्दर डिजेनरेट कहने का मतलब है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब ये लेवल्स और फर्दर स्प्लिट होंगे, समझ में आया। और उस चीज़ को हम पढ़ेंगे जीमन इफेक्ट में। जीमन इफेक्ट यही कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इन लेवल्स में जो स्प्लिटिंग होगी ना फर्दर, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको हम जीमन इफेक्ट और किसमें पढ़ेंगे, एनोमलस जीमन इफेक्ट में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। द टोटल डिजेनरेसी ऑफ 4p4d लेवल्स इज 60। अब ये देखो ये कहाँ से आया। अब देखो हमारे पास जे का वैल्यू कितना, देखो ध्यान से देखना। अब देखो जे का वैल्यू 0 है, यहाँ पे रखो, फिर ये रखो, ये रखो, मतलब हर ये जो 3 और 3 6 3 9 और ये 3 12 के 12 केसेस में ना जे का वैल्यू रखो और आप टोटल काउंट करोगे ना 2j+1 निकाल के, तो आपको कितने मिलेगा 60, यानी फर्दर 60 उसमें टूट सकता है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हम अभी तक एटॉमिक टर्म्स निकाल चुके हैं। हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑप्टिकल हों उसके लिए निकाला। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का केस भी हम पढ़ेंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब एटॉमिक स्प्लिटिंग जब होती है तो एटॉमिक टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन्स, पहला डी में, दूसरा एस ऑर्बिटल में, तीसरा किस में है, पी ऑर्बिटल में। समझ में आया। तो देखो पहले मैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से क्या निकालूंगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन सभी का सेम होगा, 1/2 1/2 1/2 S1 S2 S3। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर तीसरे के साथ उनको जोड़ेंगे, ऐसे ही करना है। तो पहले इन 2 को जोड़ो, ठीक है ना, इन दोनों को हम ऑर्बिटल 1/2 1/2 करके माइनस करेंगे, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम कितना आएगा 1 है, 0 में 1 जोड़ो 1 आ जाएगा, मतलब ये इतना ही जाएगा। अब इन दोनों की वजह से ये है, अब इन दोनों को हम किस में जोड़ेंगे, इसमें, यानी S0 लो 1/2 लगाओ, फिर S डैश का वैल्यू 1 लो, फिर 1/2 लगाओ। समझ में। अब देखो S डैश 0 1 है तो एक बार 0 लिखा, एक बार 1, अब इसको ना एक एक करके 1/2 में जोड़ दो। S3 1/2 लिया, फिर S3 हमने क्या लिया 1/2 लिया। समझ में। अब देखो दोनों को जोड़ोगे 1/2 आएगा, घटाओगे तब भी 1/2 आएगा, नेगेटिव वैल्यूज हम लेते नहीं, आप जानते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखो डी के लिए कितना होता है 2, आप लोग जानते हो। एस के लिए कितना होता है 0, ये भी आप लोग जानते हो। पी ऑर्बिटल के लिए कितना होता है 1। तो सेम केस हमें यहाँ पे करना है। सेम केस यहाँ पे क्या करना है, पहले हम जोड़ेंगे किस चीज़ को, 2 को, और वो तीसरे के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ो, मिनिमम वैल्यू 2 ही आएगी, घटाने पर भी जोड़ने पर भी मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, तो एक ही लिए हमारे पास ये होगा। समझ में। अब 2 को किसके साथ करना है, 1 के साथ करना है, तो एक ही, ये 2 और 1 आ गया, घटाएंगे 1 आएगा, जोड़ेंगे 3 आएगा, तो ये 1 2 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो P1 के लिए 2, D के लिए F3 के लिए F स्टेट आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखो 1/2 और 3/2 और 1/2, ध्यान से देखो, S का वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2 आया है, और यहाँ से कितना आया है, ये आया। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें किसके साथ किसको 1 2 3, यानी L का वैल्यू, ये क्या है L का वैल्यू लेंगे। समझ में आया। और ये किसका वैल्यू है, S का वैल्यू है, तो इन दोनों को एक एक करके जोड़ेंगे, J आ जाएगा। उसी तरीके से S का वैल्यू हमारे पास ये है और L का सेम ही है 1 2 3 है, तो इन दोनों से सेम ही आएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास S 3/2 होगा तो L भी क्या लेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। समझ में आया, एक एक करके हम जोड़ देंगे। तो करते हैं, अब देखो S का वैल्यू 1/2 आया था ना, देखो S का वैल्यू 1/2 आया है, L का वैल्यू 1 लिया, फिर L का वैल्यू 2 लिया, L का वैल्यू 3 लिया। अब ध्यान से देखो J कितना आएगा, देखो घटाओ 1/2 आएगा, जोड़ो 3/2 आएगा। इसी तरीके से घटाने पे 3/2, जोड़ने पे 5/2। मैक्स इसमें एक जोड़ गए ना तब भी मैक्सिमम वैल्यू भी यही आएगी। सेम केस हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब देखो इसको देखो लिखा, L का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या हो गया हमारे पास
पी है, एस का वैल्यू 1/2 है तो ये हमारे पास 2 स्टेट आ जाएगी, 2s+1 में लिखेंगे। जे का वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक है। अलग से भी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो 2p3 2, नहीं तो यहाँ 3/2 कोमा लगा के भी लिख सकते हो, समझ में आया। सेम चीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे आप सोचोगे 2 क्या लिखा हुआ है, ये 2 एक्चुअली में लिखा कि 2 बार है। अब 2 बार कहने का मतलब देखो क्या, ये 2 बार कहने का मतलब ये चीज़ नहीं, 2 बार इसलिए कर लिखा गया है क्योंकि देखो एस डैश से जब 0 1/2 था, इसका वैल्यू 1/2 है, 1 और 1/2 था तब भी 1/2 है, समझ में आया। तो दोनों बार ना लिख के देखो एस का वैल्यू जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे और इस केस में एल के साथ लेंगे ना हम इसको, तो ये 2 आएगा, 2 बार है ना, तो इसी वजह से 2 लिखा है, ठीक है, समझ में। अब देखो अब एक बचा हमारे पास कितना 3/2, तो वही एल का वैल्यू 1 और 2 और 3 करके हम जोड़ेंगे, तो जे का वैल्यू देखो सेम तरीके से घटाएंगे 1/2, जोड़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू 3/2, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2 आ रहा है, फिर एक जोड़ेंगे 5/2। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सेम चीज़ हम इस तरीके से इनको लिख लेंगे, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, देखो नोट, वी गोट अ टोटल ऑफ 23 डिस्टिंक्ट लेवल्स, हमें कितने लेवल्स मिले 23 डिस्टिंक्ट लेवल्स मिले। वन ऑफ द क्वाड्रेट टर्म 4p हैज 3 not 4 fine structure components. This is because of the term L is equal to 1 is less than S is equal to 3/2, and so the number of component is 2l+1 and not 2s+1. अब आप सोचोगे ये क्या बात, क्या हमने ये क्या चीज़ लिख दी। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था देखो जब हमें ये चीज़ लिखते हैं ना 2s+1 और यहाँ पे जे होता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने लिख लिया, लेकिन वो कह रहा है वी गेट अ टोटल ऑफ 23 डिस्टिंक्ट लेवल्स। वन ऑफ द क्वाड्रेट टर्म 4p हैज 3 नॉट 4 फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट। 4p में जो है ना उसके कितने हैं 3 हैं, 4 नहीं है, समझ में आई बात। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने जब पढ़ाया था जो मल्टीप्लिसिटी होती है ना, मल्टीप्लिसिटी को हम लिखते हैं कैसे 2s+1 इफ L इज ग्रेटर देन S, समझ में आया, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी जो है M कितना आएगा 2l+1 इफ L इज लेस देन S, समझ में आई बात है। अब यहाँ वो मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है, यानी डिस्टिंक्ट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो मैं एग्जाम ऊपर चलते हैं हम यहीं पे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, S बड़ा है, ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लिसिटी क्या आनी चाहिए 12+1 आनी चाहिए। देखो यहाँ इस केस में ना, इस केस में वो वही तो कह रहा है, कौन सा केस, क्वाड्रेट टर्म की बात कर रहा है। क्वाड्रेट टर्म कहने का मतलब देखो मल्टीप्लिसिटी कितना, देखो क्वाड्रेट टर्म कहने का मतलब देखो S प्लस वो 2s+1 है ना, S का वैल्यू 3/2 रखो, ये देखो 2 से 2 कट गए, 3 और 1 4 है ना, ये आएगा। देखो एटॉमिक टर्म लिखते वक्त तो हम यहाँ ऊपर 2s+1 लिखेंगे, लेकिन जब वो मल्टीप्लिसिटी की बात करें ना स्पेसिफिकली, ध्यान रखना इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ऊपर तो देखो हमें एटॉमिक टर्म की जब बात करें तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन जब वो सिर्फ खाली हमसे ये पूछे मल्टीप्लिसिटी बताओ तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होगी इस केस में, 12+1 होगी इस केस में। अब ध्यान से देखना इस बात को, देखो यहाँ पे S बड़ा है तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जो निकलेगी ना 2l+1 आएगा, S बड़ा है तो 2l+1, L का वैल्यू 1 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा मल्टीप्लिसिटी। सेम केस यहाँ पे भी होगा, ये क्या है हमारे पास, सॉरी हाँ ये L बड़ा है ना, नहीं ये नहीं यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास ठीक है, ये 4p की बात कर रहा था ना, हाँ ये 4p तो है, ये हमारे पास L का वैल्यू देखो L का वैल्यू 1 है ना,
तो ये 4p, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। एल की वैल्यू 1 है, 4p, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास जो टर्म था ऊपर, कहाँ गया, सॉरी, ये 4 इसके बाद, ये ना, ये इसको ऐसे लिखा गया 4 और ये p, ठीक है, ये है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब सुपर स्क्रिप्ट में है 4 p, ये हमारे पास। तो इसमें ना क्वाड्रेटिक टर्म में 3 आएगा, ना कि 4 आएंगे। तो 3 आया कैसे, देखो मैंने जैसे यहाँ बताया है 3 आएगा, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत है। 4 नहीं होगा, क्योंकि आगे यदि तुम सोचने लगो मल्टीप्लिसिटी निकालना, तो यहाँ पे इस हिसाब से इस हिसाब से निकालेंगे 2s+1 के, तो 4 आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है, छोटा है, इसका वैल्यू बड़ा है। तो वही कह रहा है हमें, जब हम टोटल इनको काउंट करेंगे कितना आएगा, 23 आएगा, जिसमें एक 3 आएगा फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट, समझ में। दिस इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टर्म जो है ना वो छोटा है, L1 जो है छोटा है 3/2 से। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होंगे, जो स्प्लिट होगा, वो 12+1 होगा, ना कि 2s+1 होगा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है। लेकिन जब भी तुमसे क्या पूछे, एटॉमिक टर्म्स पूछे, तो इसी फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लिसिटी पूछे या डिफरेंट कंपोनेंट्स पूछे, तो इसका मतलब ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आगे मिलेंगे अगली क्लासेस में। अब देखो मैं काफ़ी देर बाद ये लेक्चर अपलोड किया है ना, काफ़ी लगभग मुझे लगता है 2.5-3 महीने के बाद। अब कोशिश करूँगा रेगुलर लेक्चर्स अपलोड को करूँ। तो मैं पैरेलल ही एक नया एक तरीके से सब्जेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मे बी मैथमेटिकल फिजिक्स और समथिंग एल्स, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।